नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। कई देशों में कोरोना वैक्सीन तैयार है तो कुछ देश में वैक्सीन लगना शुरू भी हो गई है। इसीलिए भारत में भी वैक्सीन के लिए होड़ लगी है। सरकार से इमरजेंसी समय के लिए इजाजत मांगी जा रही है। सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन को लेकर डेटा पेश करने के लिए कहा है। कई देशों ने दूसरे ट्रायल में ही वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। ऐसे में भारत को हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। आखिर कई कंपनियां जल्दबाजी में क्यों हैं? क्या बिना सोचे समझे परखे अब वैक्सीन को हरी झंडी देनी चाहिए? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन को लेकर दवा कंपनियों में होड़ लगी है। फाइजर ने जब से वैक्सीन को उतारा है तब से हर कंपनी वैक्सीन को बाजार में उतारने के लिए हड़बड़ी में गड़बड़ी करने में लगी है। कई वैक्सीन अभी दूसरे ट्रायल में हैं। किसी ने तीसरे ट्रायल की रिपोर्ट भी जमा नहीं की, लेकिन वैक्सीन बनाने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी यानी SEC का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन को लेकर अभी और अधिक डेटा जमा करने की आवश्यकता है। जबकि तीसरी कंपनी फाइजर के बारे में SEC की ओर से कहा गया है कि इस कंपनी ने प्रेजेंटेशन के लिए और समय मांगा है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने EUA यानी वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति को लेकर बैठक की, जिसके बाद SEC ने सुझाव देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक दोनों को भारत में वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति हासिल करने के लिए और अधिक डेटा जमा कराने की आवश्यकता है। कमेटी का मानना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अनुमति हासिल करने के लिए अभी इंतजार करना होगा। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का काम ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सुझाव देना है, जबकि DCGI इस संबंध में अनुमति देने वाली एकमात्र संस्था है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को लेकर अनुमति दिए जाने से इनकार की खबरों का खंडन किया है। मंत्रालय की ओर से ट्वीट कर इसे फेक न्यूज करार दिया गया है। SEC की ओर से बैठक के बाद तीनों कंपनियों के लिए सिफारिश की गई है। SEC ने भारत बायोटेक के बारे में कहा है कि इस कंपनी को तीसरे चरण की जारी क्लिनिकल ट्रायल को लेकर सुरक्षा और प्रभावकारिता डेटा प्रस्तुत करना चाहिए। फाइजर के बारे में SEC की ओर से कहा गया है कि इस कंपनी ने प्रेजेंटेशन के लिए और समय मांगा है। जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को लेकर कमेटी ने कहा है कि भारत में इसकी वैक्सीन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल मिला दिया गया था। इसीलिए ऑक्सफोर्ड के तीसरे चरण के ट्रायल के बाद ही परिणाम निकल कर सामने आएगा। इस बीच ब्रिटेन में कोरोना महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हो गया है, लेकिन भारत में कोरोना वैक्सीन का अभी इंतजार है। पिछले दिनों दुनिया की 3 नामी वैक्सीन कंपनियां सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, फाइजर और भारत बायोटेक ने भारत में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति सरकार से मांगी है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी इजाजत मिलती है। ब्रिटेन में फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन उससे कई दिक्कतें आ रही है, लोगों को परेशानी हो रही है। अब सवाल है कि क्या बिना तैयारी ही वैक्सीन लॉन्च करने की होड़ लगी है? क्या बिना डाटा पेश किए ही वैक्सीन लॉन्च करने की होड़ लगी है? आखिर इतनी बड़ी महामारी के लिए रिस्क क्यों लिया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में दरअसल आज बात होगी कि क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की जरूरत है, क्योंकि कई देशों में कोरोना वैक्सीन तैयार है तो कुछ देशों में वैक्सीन लगना शुरू भी हो गई है, लेकिन भारत में भी वैक्सीन के लिए होड़ लगी हुई है। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इतनी जल्दबाजी करनी चाहिए? क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को कोरोना वैक्सीन को लेकर डेटा पेश करने को कहा है। आज हम हर तथ्य को यहां पर खंगालने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि हड़बड़ी में किस तरह की गड़बड़ी हो सकती है। अगर होती है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है, क्योंकि ऐसे कई तथ्य सामने निकल के सामने आए हैं जो कि ये बताते हैं कि कंपनियां कितनी ज्यादा जल्दबाजी में हैं या फिर कितनी वैक्सीन को लाने की होड़ मची हुई है। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। असित खन्ना जो हमारे साथ है, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है, यशोदा हॉस्पिटल से सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर असित, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ राहुल भार्गव जी जुड़ गए हैं जो कि कैंसर एक्सपर्ट है। डॉक्टर राहुल, बहुत स्वागत है आपका भी।
और डॉक्टर यश गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं, अपोलो हॉस्पिटल से सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर यश गुलाटी, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही डॉक्टर डी.आर. राय साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष आईएमए के। डॉक्टर डी.आर. राय साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इसी बात को लेकर है। सबसे पहले, क्योंकि मैं रुक करूंगी डॉक्टर राहुल का, डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा था, देखिए ये तो सभी जानते हैं कि किसी भी वैक्सीन को बनने में तकरीबन 10 साल का वक्त तो लगता ही है, लेकिन ऐसे में जब ये जल्दबाजी में वैक्सीन बनी है, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि इसकी तमाम जो तथ्यता है या फिर विश्वसनीयता है, हर पैमाने पर ये वैक्सीन खरी उतरे, लिहाजा उसके लिए बहुत जांच परख के और बहुत गहनता के साथ ही किसी भी वैक्सीन को मंजूरी मिले? आपने बहुत ही सही पॉइंट उठाया है, और जिस प्रकार का इसमें कुछ तथ्यों को पता होना बहुत जरूरी है। ये हमारी ऐसी है जिसने इतने सारे लोगों को अफेक्ट किया हुआ है। देश में, हमारे देश में कुछ 97 लाख लोग अभी तक ग्रसित हो चुके हैं। 1,40,000 लोगों की मौत हो चुकी है, और यही आंकड़े 3 गुना है अमेरिका में और ब्रिटेन में। तो अगर हम स्केल देखें पैंडेमिक का, तो हमारे को बहुत जल्दी जरूरत थी इकोनॉमी को पे लाने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए, इसलिए वैक्सीन को कंप्रेस किया गया। फेज 1 को कंप्रेस किया गया, फेज 2 और फेज 3 को कंप्रेस किया गया। पर इसमें जरूरी बात इस बात की है कि सेफ्टी का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया। अगर हम ट्रायल के डेटा देखते हैं, तो कि फाइजर ने निकाला है, जो कि अभी सबसे ज्यादा सफल वैक्सीन मानी जा रही है, उसमें देखे जाए तो सेफ्टी सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। हो सकता है 2 साल बाद कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बट आज की स्थिति में जिस प्रकार का पैंडेमिक, उसके मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन सेफ पाई गई है, भी पाई गई, एफिकेसी भी पाई गई। इसलिए हम ये कहें कि हड़बड़ी में लगाई गई वैक्सीन है। ब्रिटेन में बहुत सारे लोगों ने कहा, ब्रिटेन में क्यों? ब्रिटेन में आज भी 1,000-2,000 लोगों की मौत हो रही है। उनको अपनी इकोनॉमी को पटरी में लाने के लिए, ब्रेक्सिट से निकलने के लिए वैक्सीन की जरूरत है, ताकि इकोनॉमी को खोल पाए। तो इसलिए ये संदेह में रहना कि वैक्सीन पे एडिक्वेट ट्रायल नहीं हुई, 6 महीने साल भर का डेटा हमारे को नहीं पता कि क्या निकलेगा। बट हाँ, आज हमको पता है कि जो इमीडिएट वैक्सीन है, वो लगाने के बाद बिल्कुल कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं निकली है। ये सफिशिएंट है हमारे लिए, लोगों को लगाने के लिए, ताकि लोग निकल पाए, इकोनॉमी वापस चल पाए, लोगों की जान बच पाए। इकोनॉमी को वापस आना, पटरी पर आना, ये तो बेहद जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का ये कहना है सर कि अभी कोरोना वैक्सीन को लेकर, चाहे हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें या फिर भारत बायोटेक की बात करें, अभी और डेटा देने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर असित, सवाल इस बात को लेकर है, अगर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी कहती है सर, तो इसका क्या मायने निकाले? डॉक्टर राहुल, मैं आऊंगी सर आपके पास। जी नहीं, मैं नेहा जी क्वेश्चन नहीं सुन पाया था, फिर से बताएंगे प्लीज? जी, सवाल इस बात को लेकर है, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। सवाल ये कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी अगर ये कहती है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या फिर भारत बायोटेक को अभी हम इमरजेंसी यूज की जो अनुमति है वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी और डेटा की आवश्यकता है, जो कि अभी तक जमा नहीं कराया है इन दोनों ही कंपनियों ने। तो सर, इसके क्या मायने हम निकाले? देखिए, इसमें एक तरफ तो सेंस ऑफ अर्जेंसी है, दूसरी तरफ सेंस ऑफ सेफ्टी, जो आपका कंसर्न है कि जल्दी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो जो नेचुरल टाइम फ्रेम दैट इज इन 8 to 10 years, वो कंप्रेस कर करके 6 से 8 महीने में कर दिया गया। और अब वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ डेज एंड आवर्स। जो 6 महीने लगते थे, वो 6 दिन, और 6 दिन में अब 6 घंटे। मतलब इतनी स्पीड से इस पे काम हो रहा है, जिसकी अनुमान लगाना भी मुश्किल है। इट विल मेक आवर हेड टर्न। अगर हम स्पीड की बात करें, और जो वर्ल्ड अलायंस है, WHO, यूनिसेफ, गावी, CEPI, जो एक्सपर्ट पैनल्स इंडिया के ही नहीं, सारे वर्ल्ड के बने हैं, दे आर इन अ हरी टू प्रिवेंट दिस पैंडेमिक फ्रॉम स्प्रेडिंग फर्दर। तो जो हम बात कर रहे हैं वो है आवर्स की, जो DCGI ने मांगा है कि वी कंप्रेस द स्टेज 2, जैसे डॉक्टर राहुल ने बोला कि कंप्रेस द स्टेज 2 एंड स्टेज 3 इनटू फेज 3, जो ट्रायल्स के स्टेज 2 में डाल के उसका एक इंटरप्रिटेशन लेके उसको एक्सट्रैपुलेट किया जाए। इन मेडिकल टर्म होती है एक्सट्रैपुलेशन। जो इनिशियल रिजल्ट्स आए हैं उसको लेके कॉमन सेंस से हम आगे की तरफ बढ़ के देखें कि अगर रिजल्ट इनिशियली ऐसे आए हैं तो
हम मान के चलें कि वो रिजल्ट आगे भी मिलेंगे। सो द फर्स्ट कंसर्न ऑफ आवर्स शुड बी एफिकेसी, दैट इज कि काम कर रही है नहीं कर रही दवा, वो उसमें कोई डाउट नहीं रह गया। एज यू वी हैव डन इंटरव्यूज प्रीवियसली कि 95% सर काम एफिकेसी, कर रही है 90% या नहीं एफिकेसी। कर रही है ये तो वाकई सेकंड, यहाँ पर देखने के लिए Yes. मिल रहा है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या क्यों आखिर बिना तैयारी के, क्योंकि वैक्सीन कंपनियां कोरोना टीके को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, क्या ये सिर्फ मुनाफाखोरी की होड़ है और क्या ये जानलेवा साबित नहीं हो सकती है? यहाँ पर एक सवाल मेरा यहाँ पर यश जी से है। डॉक्टर यश, कैसे देखते हैं आप इसे? क्या ये होड़ मची हुई है क्या? नेहा जी नहीं। डॉक्टर यश, हेलो, जिन कंपनीज ने ये वैक्सीन डेवलप करी है, हाँ, वो ऑब्वियसली बहुत एंशियस हैं कि उनकी वैक्सीन जो कारगर सिद्ध हो और ज्यादा पॉपुलर हो, ताकि उनको नेचुरली जो भी कोई कमर्शियल काम करता है वो अपना प्रॉफिट जरूर चाहता है, लेकिन किसी की जान या सेहत की कॉस्ट पे तो ये नहीं हो सकता है। देखिए एक्चुअली जैसा एज लाखो डेविड, मैं इस समय लंदन में बैठा हूँ और वहीं से आपसे बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे भी जो ऑक्सफोर्ड जो ब्रिटिश बनाई गई वैक्सीन है उसको अप्रूवल नहीं दिया गया। यहाँ पे भी फाइजर जो वैक्सीन को दिया गया बिकॉज उनको अभी उसकी थोड़ा डाउट लग रहा है। तो सेम जो इंडिया की कोलैबोरेशन से बनी है, तो अगर इंडियन अथॉरिटीज ने अगर कहा है कि थोड़ा हमको और जांच करनी है तो उसमें कोई हर्ट नहीं है, क्योंकि देखिए सेफ्टी पहले है, क्योंकि 2-3 सीरियस साइड इफेक्ट सामने आए हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई लार्ज स्केल पे साइड इफेक्ट आते हैं जिसमें काफी सीवियर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकते हैं। एक दो इंसिडेंट आपके इंडिया में आए जहाँ वैक्सीन दी गई लेकिन कारगर सिद्ध नहीं हुई, फिर उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया है यहाँ पर, क्योंकि इस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि फाइजर के जो साइड इफेक्ट है वो भी सामने आए हैं, तो क्या मानकों पर खरी उतरी फाइजर? क्या उसके बाद इसे अनुमति दी गई? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसका मैं जवाब लूंगी। डॉक्टर राहुल, मैं आपके पास भी आऊंगी, आपको पूरा वक्त दूंगी और तमाम सवाल मुझे आपसे पूछने हैं, लेकिन मजबूरन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है यहाँ पर। बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र। चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात दरअसल आज कोरोना वैक्सीन की हो रही है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लॉन्च करने की लगातार होड़ मची हुई है और ये देखने के लिए मिला है कि किस तरह जल्दबाजी में पूरा ट्रायल हुए बिना ही जो कंपनियां हैं वो लॉन्च करने की होड़ में आगे निकलने की कोशिश करने में लगी हुई है। आज इस पूरे विषय पे हम तफसील से चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर DR राय साहब जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व उपाध्यक्ष IMA के। डॉक्टर राय, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले कर रहे थे सर, कि फाइजर को भी कहीं ना कहीं एक जिस तरह से मंजूरी दी गई उसके बाद अब ये लगना भी शुरू हो गई। सर, ये भी देखने के लिए सामने आया है कि कई साइड इफेक्ट इसके सामने आए हैं। क्या ये जो वैक्सीन है इनको क्या जल्दबाजी में लॉन्च किया जा रहा है? क्या सरकार के साथ साथ कंपनियां भी बहुत जल्दबाजी में हैं कि किसी तरह से वैक्सीन लॉन्च कर दे और अपना नाम सबसे आगे रख लें? नेहा जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस वक्त होड़ लगी हुई है विश्व के अंदर कि सबसे पहले कौन कोरोना का वैक्सीन बाजार में उतार। हाँ। और रहा सवाल कि देखिए अभी जो फाइजर के बारे में अभी इवन की टीवी के ऊपर भी हम न्यूज देख रहे थे कि हेल्थ वर्कर्स को जिनको वैक्सीन लगाया गया, हेल्थ वर्कर्स को एनाफिलैक्टिक शॉक में 2 केसेस चले गए। एनाफिलैक्टिक शॉक जो रिएक्शन का सबसे खतरनाक रिएक्शन होता है, जो कि आदमी की जान तक ले सकता है, अगर वो हेल्थ वर्कर्स को फाइजर के वैक्सीन से हुए हैं तो हड़बड़ी में गड़बड़ी जो आप शब्द यूज कर रही हैं बिल्कुल उपयुक्त शब्द है। किसी भी कंपनी को, किसी भी सरकार को अपनी जनता को खतरे में डालने का कोई हक नहीं है। रहा सवाल दूसरा, अभी आप न्यूज के ऊपर ये भी चीजें सामने आ रही है कि कुछ देश जो कहना है कि वैक्सीन का डाटा साइबर हैक करने की कोशिश में लगे हुए हैं और अपनी डाटा को मैनिपुलेट करके अपनी सुपरियरिटी दिखाने को लगे हुए हैं। हाँ। तो इस प्रकार की होड़ के अंदर आप इसका मतलब मान के चलिए कि वो कहीं ना कहीं इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाले हैं। इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। एक सवाल बहुत अहम यहाँ पर हो जाता है डॉक्टर राहुल, कि पर्याप्त डाटा दिए भी गए, जिस बात का जिक्र अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी कर रही है कि अभी तक तो डेटा ही पूरा नहीं आया है, ट्रायल पूरा नहीं खत्म हुआ है और उससे पहले ही अगर लॉन्चिंग की अनुमति मांगी जाती है तो सर ये क्या दर्शाता है? नेहा जी, इसको थोड़ा सा विस्तार में समझना आवश्यक है। हाँ। अगर हम फाइजर वैक्सीन की बात करते हैं, हम एक एक वैक्सीन के बारे में बात करेंगे रादर देन जनरलाइज करने की तरीके से। हाँ। अगर हम फाइजर की वैक्सीन की बात करते हैं
40,000 लोगों पे वैक्सीन ट्राई की गई है। 18 से 55 साल के लोगों में उसका डेटा उपलब्ध है कि मेजर साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं एक्सेप्ट फीवर और लोकल पेन, क्योंकि वो mRNA वैक्सीन है और सिंथेटिक वैक्सीन है। अभी तक कि ऐसा दुष्प्रमाण नहीं मिला। लेकिन सर एक सेकंड आप फाइजर से ही शुरुआत कर रहे हैं तो मैं फाइजर का ही बता देती हूँ सर कि SEC यानी कि सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी, सर सुन लीजिए सर, डॉक्टर राहुल सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का ये कहना है कि फाइजर के बारे में उन्होंने ये कहा है कि इस कंपनी ने प्रेजेंटेशन के लिए और समय मांगा है, यानी कि जो डेटा दिया गया है सर वो ट्रायल वो तो बाहर हुआ है, भारत में कब ट्रायल हुआ, कैसे हुआ, इसका डेटा देना। नेहा जी, DCGI जो है वो टाइम बाय कर रही है। अगर यूके की ट्रायल में यूके ने एक्सेप्ट किया उस डेटा को और कल अमेरिका फॉसी का स्टेटमेंट है कि वैक्सीन फाइजर की वैक्सीन सेफ है और वो लगने के लिए तैयार है, DCGI कौन सा डेटा एक्स्ट्रा मांग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि DCGI सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन की ट्रायल की वेट कर रही है रिजल्ट की, जिसके बाद वो फाइजर को अप्रूवल दे? ये भी तो बात हो सकती है। जब हम बात करते हैं बहरीन के बाद इंग्लैंड के बाद बहरीन के बाद तीसरी कंट्री जो इमरजेंसी अप्रूवल दे रही है, फुल अप्रूवल नहीं है, इमरजेंसी अप्रूवल है। इसका मतलब ये वैक्सीन 8 लाख लोगों को जिनको वैक्सीन लगेगी उनको 2 साल तक फॉलो किया जाएगा। इसलिए ये बोल देना कि हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं, ये शायद गलत संदेश होगा। लेकिन डॉक्टर राहुल ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इमरजेंसी ट्रायल की अनुमति मांगी है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर, एक सवाल बहुत अहम हो जाता है डॉक्टर आसिफ, किसी भी वैक्सीन फुल प्रूफ नहीं है। अगर आप ओरल पोलियो वैक्सीन की बात देखें, मीजल वैक्सीन की बात देखें, फ्लू वैक्सीन की बात देखें, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस हर में होते हैं और ये वैक्सीन तो 8-8, 10-10 साल, 15-15 साल के बाद बनी है, इसलिए कोई चीज फुल प्रूफ नहीं होती। बट लिमिटेड डेटा में लेकिन सर वैक्सीन तो दी जाएगी, इमरजेंसी यूज का मतलब क्या है सर? वैक्सीन तो दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर असद सवाल इस बात को लेकर है कि इमरजेंसी यूज में खुदा ना खास्ता अगर वो जो दवाई है वो रिएक्शन कर जाती है, जानलेवा साबित होती है या किसी व्यक्ति की जान चली जाती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा सर? तो हम अपनी डेफिनेशन की फेज 2 ट्रायल होता क्या है और फेज 3 ऑफ अ ट्रायल क्या होता है, अगर ये हम ऐसे बहस करते रहेंगे और बिना क्लियर करे, फेज 2 देखिए वो होता है व्हेन द ड्रग विच इज बीइंग इन्वेंटेड और फाउंड आउट और डिस्कवर्ड वो इंसानों को दी जाती है और उसका यूज देखा जाता है और उसका यूज की कंफर्म किया जाता है कि इट इज एफिकेशियस। ठीक है, फेज 2 ये होता है। फेज 3 होता है कि उसको उस जमाने की जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर मेडिसिन है उससे कंपेयर किया जाता है कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। फेज 2 ये दिखाता है कि ये दवा काम करती है कि नहीं काम करती है। ये वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड है इन वैक्सीन के मामले में कि फेज 2 में ये दिखाया गया कि वैक्सीन वर्क वेरी वेल। फेज 3 सिर्फ ये दिखाता है कि वेदर इट इज बेटर देन द स्टैंडर्ड ऑफ केयर ऑफ दैट टाइम, उस जमाने में उससे कोई बेहतर दवा है या यही सबसे बेस्ट हुई। तो इसमें तो कोई स्टैंडर्ड ऑफ केयर है ही नहीं। फेज 3 में सेफ्टी भी देखा जाता है। आपको पहले डेफिनेशन में सर तमाम मापदंडों के बावजूद ही तो फाइजर को अनुमति मिली होगी ना सर। अगर फाइजर से रिएक्शन हो रहा है, मापदंडों को मद्देनजर रखते हुए वैक्सीन की अप्रूवल मिली है और इमरजेंसी अप्रूवल इसलिए मिली है क्योंकि वो सेफ पाई गई है। लेकिन इमरजेंसी अप्रूवल, डॉक्टर यश गुलाटी, सवाल इस बात को लेकर है कि इमरजेंसी अप्रूवल की बात अभी डॉक्टर राहुल और डॉक्टर असद कर रहे हैं, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इमरजेंसी अप्रूवल भी अगर दी जाती है तो क्या वो तमाम चरणों के बाद होती है, तमाम ट्रायल्स के बाद होती है? और अभी तो यहाँ पे ट्रायल से पूरे नहीं हुए। फाइजर का पूरे हो चुके हैं। डॉक्टर राहुल बोले। हाँ सर, अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी का ये साफ तौर पे कहना है कि तीसरी ये जो कंपनियां हैं इनका अभी ट्रायल पूरा नहीं हुआ, हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। मैं आपको बता देती हूँ सर, मैं आपको बता देती हूँ, भारत बायोटेक के बारे में कहा है। एक्सपर्ट कमेटी का कहना है हिंदुस्तान की कंपनियों का, ना कि मॉडर्ना का, ना कि फाइजर का, उनकी फेज 3 ट्रायल पूरी हो चुकी है। एस्ट्राजेनेका की ट्रायल में क्योंकि ग्लिच था इसलिए उनको एक छोटी ट्रायल करने के लिए दोबारा परमिशन दी गई है। तो ओनली सर मैं भारत की कंपनियों की बात कर रही हूँ, सर मैं भारत की कंपनियों की बात कर रही हूँ। मेरा ये कहना है कि अप्रूवल मांगा है, उनका फेज 3 ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। तो वही एक सवाल यहाँ पर है कि अभी जब तीसरा ट्रायल पूरा नहीं हुआ है उसके बावजूद भी अगर इमरजेंसी ट्रायल मांगा जाता है या इसकी अनुमति मांगी जाती है तो क्या ये हड़बड़ी नहीं दर्शाता है क्या?
पाकिस्तानी कंपनियों के बिहाफ पे बड़ी दिखाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग इतने वैक्सीन के एक्सपर्ट हैं, तो मेरे ख्याल से मैं विराम ही देता हूँ, अपनी वाणी को रहने देते हैं यहाँ पे। जी नहीं डॉक्टर यश, मेरा आपसे सवाल है, आप मुझे बताइए, ये समझाने की यहाँ कोशिश करें कि क्या तीसरे है कि अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है कि सब लोग अपने आप को वैक्सीन का प्रोफेसर मान रहे हैं। हाँ। तो सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोगों को ज्यादा ज्ञान नहीं है, और लेकिन बात यह है कि जो डेस्परेट सिचुएशन डिमांड डेस्परेट मेजर्स, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये वैक्सीन को ऐसे समय पे इमरजेंसी अप्रूवल नहीं दिया जाता। बिल्कुल। लेकिन अब ये इतना बड़ा पेंडेमिक हो रहा है, इतना बड़ा हेल्थ इशू हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो रही है, तो उसके लिए हमको डेस्परेट मेजर लेने पड़ रहे हैं। तो उससे कुछ खामियाजे भुगतने पड़ सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन जितने ट्रायल अभी तक हुए हैं उससे ऐसा लगता है कि ये सेफ है। लेकिन अगर जो अथॉरिटीज हैं 5, 10, 15 दिन और लेना चाहती हैं और इनकी क्लैरिफिकेशन के लिए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्चुनेटली मैं इस समय लंदन से बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। सबसे पहले एक 96 ईयर ओल्ड आदमी को लगाया गया, जिसकी फोटो सारे अखबारों में यहाँ आई हुई है, और वैक्सीनेशन शुरू हो गई। तो थोड़ा सा अगर प्रिकॉशन लेके हमारे देश में भी शुरू कर दी जाए और बाकी साथ में एहतियात बरते जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ देख रहा हूँ इंग्लैंड में लोग मास्क वगैरह नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, 70-80% लोग नहीं बात मान रहे हैं। हमारे देश में कम से कम इस बात को अच्छी तरह माना जा रहा है। तो अगर हम वैक्सीनेशन भी शुरू कर देंगे तो मुझे लग रहा है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे। 5, 10, 15 दिन में फर्क नहीं पड़ता है। हमको मौका देना चाहिए जो अथॉरिटीज हैं उनको अपने आप को रीअश्योर कर लेने का। चलिए इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे बहुत महत्वपूर्ण विषय है, लोगों की जिंदगी के साथ सीधे जुड़ा हुआ है, और ऐसे में हर किसी को उम्मीद है कि जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन भारत में आए, भारत में बने और लोगों तक वो पहुंचे। और कैसे पहुंचेगी इसकी रूपरेखा भी सरकार कह रही है कि हमने तैयार कर ली है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या हड़बड़ी में जल्दबाजी करने की कोशिश अभी की जा रही है, और क्या हड़बड़ी में गड़बड़ी की संभावना भी बनी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां फाइजर को लॉन्च कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी भारतीय कंपनियां भी लगातार ये कोशिश कर रही है कि हमारी भी जो कोरोना वैक्सीन है जल्द से जल्द मार्केट में आए। लेकिन क्या ऐसे में बहुत जल्दबाजी करना सही है, इस पे हम लगातार डिबेट कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, चल लौटेंगे। तो आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात दरअसल कोरोना वैक्सीन की हो रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल डॉक्टर राय आपसे है मेरा, क्योंकि लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं कि अभी तो पूरा ट्रायल भारत में हुआ भी नहीं है, चाहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें, भारत बायोटेक की बात करें, उसके बावजूद भी अगर इमरजेंसी ट्रायल की अनुमति मांगी जाती है तो सर ये कितना सही है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, ये सवाल इसलिए भी सर बहुत अहम हो जाता है डॉक्टर राय, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि अनिल विज पर ट्रायल हुआ जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उसके बावजूद फर्स्ट जो वैक्सीन थी उन्हें दे दी गई, फर्स्ट ये कहा जा सकता है डोज जो उन्हें दिया गया, उसके बावजूद भी वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इसलिए गुणवत्ता पर सवाल और ज्यादा खड़े हो जा रहे हैं। तो ऐसे में जल्दबाजी में लॉन्चिंग करना या इमरजेंसी ट्रायल की अनुमति दे देना, ये कितना घातक साबित हो सकता है सर? डॉक्टर राय, डॉक्टर डी आर राय साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, डॉक्टर राहुल भार्गव, आपसे मेरा ही सवाल है। देखिए ये बात तो पक्की है कि कोई भी हड़बड़ी में अगर हम करेंगे, सेफ्टी से ज्यादा एफिकेसी पे भी ध्यान देना आवश्यक है। सिर्फ सेफ्टी की बात हम जब करते हैं, फेज 2 ट्रायल में हमें दिखा दिया जाता है एक लार्जर कोहॉर्ट पे कि हाँ ये ट्रायल सेफ है, और अभी फेज 3 ट्रायल चल रही है। ये एक बहुत अचंभे वाली बात है कि देश में जो लोकल वैक्सीन बन रही है उन्होंने इमरजेंसी एप्लीकेशन मांगी है, जबकि उनका फेज 3 का डेटा, एफिकेसी और सेफ्टी का दोनों का डेटा भी अवेलेबल नहीं है, पब्लिक डोमेन में नहीं है। और जबकि हम मॉडर्ना का मांगने, फाइजर का माने और एस्ट्राजेनेका माने, वो पूरे विश्व में पब्लिक डोमेन में है उनका डेटा कि किस प्रकार से वो सेफ वैक्सीन पाई गई है अभी तक और किस प्रकार से वो एफिकेशियस पाई गई है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए देसी हमारी जो निर्माता है उनको अपने सॉक्स को पुल अप करना पड़ेगा और ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हमारे को सेफ वैक्सीन चाहिए
नॉट वेरी एक्सपेंसिव वैक्सीन चाहिए, तो उसकी क्वालिटी पे काम करना सबसे ज्यादा, क्वालिटी पे काम करना बहुत जरूरी है यहाँ पर। डॉक्टर राहुल, बहुत अच्छी आपने बात कही है, लेकिन डॉक्टर असित सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हड़बड़ी में सर अनुमति दे दी भी जाती है, तो क्या वैक्सीन निर्माताओं को अगर खुदा न खास्ता कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो उस केस में क्या वैक्सीन निर्माताओं को किसी भी तरह के साइड इफेक्ट के लिए जिम्मेदार माना जाना चाहिए, या फिर सरकार उसके लिए जिम्मेदार होगी? गलतफहमी या भ्रांति जिसे कहते हैं उसको ठीक करना चाहता हूँ कि जो अनिल विज वाली बात आपने कही कि उनको एक इंजेक्शन लगा और फिर भी उनको कोविड हो गया, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लगने के बावजूद उनको कोविड हुआ तो वैक्सीन फेल होगी। ऐसा नहीं है, उनको पहली बात एक ही इंजेक्शन लगा था और उसके 7वें 8वें दिन उनको रिमेंबर की 2 डोजेस लगती हैं। पहली डोज लगने के 12 से 13 दिन बाद एंटीबॉडीज बनना शुरू होती हैं, तो अभी उनकी एंटीबॉडीज बनना चालू नहीं हुई थी। और दूसरी चीज, सेकंड इंजेक्शन लगने के बाद 28वें दिन ही एंटीबॉडी लेवल इतना पहुंचता है कि हम उनको प्रोटेक्टेड कह सकते हैं। तो प्लीज़ ये ना समझें या ये नहीं प्रतीत होना चाहिए कि वैक्सीन फेल होगी अनिल विज साहब के केस में। सेकेंड पॉइंट की जो आपने कहा कि शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब कंपनियां स्टैंडर्ड तरीके से जाती हैं और डीसीजीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और कोई भी गवर्नमेंट उसको अप्रूवल दे देती है, उसके बाद उस दवा से साइड इफेक्ट और कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसकी फुल 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ इट कैन बी प्रूव्ड इन द कोर्ट एंड इन फ्रंट ऑफ द हेल्थ मिनिस्ट्री एंड द हेल्थ अथॉरिटीज, तो 100% उसकी होती है, कंपनी की होती है। इन दिस केस व्हेन देयर इज एन एक्सेलरेटेड अप्रूवल विद लिटिल डेटा, देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज 50% विद द इंडस्ट्री एज वेल एज 50% विद द गवर्नमेंट। इसमें जो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कहकर इंडस्ट्री पे एक निशान उठा रही है, उंगली उठा रही है, मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसी हाथ की दूसरी उंगली गवर्नमेंट के ऊपर भी उठनी चाहिए। जो डॉक्टर राय साहब ने बोला कि 10-15 दिन अगर रुक के और डेटा ले लें तो कोई नुकसान नहीं होगा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि 10-15 दिन में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया की नहीं बदलने वाली। किसी कंट्री के गवर्नमेंट में इतना दम नहीं कि हेल्थ इंडस्ट्री ठीक कर ले और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अस्पताल खड़े कर ले और हेल्थ अगर करना है तो अभी करना है, वरना 6 महीने साल भर रुक के सब ठीक करें, उसके बाद आप अपने को क्लेम करें कि अब हम डेटा ला सकते हैं। हमारे पास अभी टाइम नहीं है, न इतना हमारे पास सक्षमता है कि हम इसको हेल्थ इंडस्ट्री को ठीक करें। इसलिए कोविड वैक्सीन को लाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एज वेल एज द इंडस्ट्री। कुछ भी साइड इफेक्ट होगा, बोथ विल बी इक्वली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जैसे आपने अभी एक केस पढ़ा होगा, चेन्नई में एक 40-year-old बिजनेसमैन को एक एनकेफेलोपैथी का रिएक्शन हुआ, उसने 5 करोड़ का दवा भी डाला है, बट उसने सिर्फ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ही नहीं डाला है, उसने एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन दिस एंटायर प्रोसेस विच इंक्लूड्स द गवर्नमेंट आल्सो, ही हैज सूड एवरीबडी। एंटायर प्रोसेस में जो जो इन्वॉल्व है, जिन्होंने अप्रूवल दिया, जिन्होंने लगाया, जिसने बनाया, सबको सू किया है। अब वो बात अलग है कि इसके तथ्य में जाए कि क्या साइड इफेक्ट हुआ और उसे क्या था, वैक्सीन से था, सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि वैक्सीन से नहीं था और वो कह रहा है कि वैक्सीन से था, बट दिस इज अ टिपिकल केस एग्जांपल जो हमें पढ़ना चाहिए कि इंडस्ट्री में और इस लाइन से इन्वॉल्व इंक्लूडिंग गवर्नमेंट इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल एंड एनी साइड इफेक्ट्स। ठीक है। डॉक्टर राय साहब, सवाल इस बात को लेकर है, वैक्सीन का राष्ट्रवाद का मसला भी बहुत ज्यादा हावी अभी दिखाई दे रहा है। बड़े देश अपने कब्जे में ज्यादा वैक्सीन करना चाहते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर आपत्ति जताई है। क्या राष्ट्र हित मानवता पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या नैतिकता की बात करने वाले देश अब नैतिकता साख पर रख चुके हैं? नहीं जी, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन आ गया है। इस वक्त मैंने थोड़ी देर पहले जो बात कही कि इस वक्त होड़ लगी हुई है, और अगर कोई गुणवत्ता को एक साइड में रख के उसको परमिशन देगा तो मैं कहूंगा सबसे बड़ा क्राइम हो जाएगा। देखिए, पुराना रिकॉर्ड अगर वैक्सीनेशन का उठा के देखिए तो आज तक जिंदगी में कोई भी वैक्सीन 4.5 साल से पहले नहीं बन के तैयार हुआ। कुछ वैक्सीन को तो बनने में 12-12, 15-15 साल लग गए। मैं मानता हूँ कि आज की हमारी साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि जो काम हमने 4 साल, 5 साल, 10 साल में किया था, वो आज हमने 10 महीने में करके दे दिया। मैं वेबसाइट के ऊपर पढ़ रहा था, एक जगह पर लिखा हुआ था कि इमरजेंसी यूज जो फाइजर ने मांगा है तो अमेरिका ने उनको परमिशन दे दी है, और क्योंकि उसमें ये कहा गया कि कोई अगर एडवर्स इफेक्ट होगा तो वो अमेरिकन गवर्नमेंट उसका खर्चा बियर करेगी। वही कंडीशन हिंदुस्तान के ऊपर भी लगाने की कोशिश की गई, तो हमारी सरकार ने उसके ऊपर अभी अपने फिंगर क्रॉस रखी, उनको परमिशन नहीं दी गई है। क्योंकि अगर वो वैक्सीन बनाने वाली ट्रायल कंपनी जो हमारे न्यू ड्रग ट्रायल्स के रूल्स बने हैं, उसके अंदर ये साफ तौर से लिखा गया है
कि जब आप किसी भी वॉलंटियर के ऊपर वैक्सीनेशन की ट्रायल करेंगे, कोई उसका एडवर्स इफेक्ट या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी उस कंपनी की होगी। अगर वो कंपनी ना लेके वो कहे कि सरकारों पे डाल दी जाए और कल उनकी हमारी जनता भी परेशानी में फंस जाए और हमें गुणवत्ता भी ना मिले। अभी तक जितने वैक्सीन मार्केट में अच्छी प्रोग्रेस कर चुके हैं, लेकिन मुझे एक वैक्सीन का नाम बता दीजिए जिसके अंदर ये कहा गया हो कि हमारी इम्यूनिटी 6 महीने रहेगी। हमारी ये बहुत अहम सवाल है। यही सवाल मेरा अगला सवाल था कि इम्यूनिटी कितने दिनों तक रहेगी, ये किसी भी कंपनी ने यहाँ पर साफ नहीं किया। इसीलिए नहीं किया। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूँ, बार एक ही चीज कह रहा हूँ। जी हमको इसके ऊपर बहुत ट्रायल करने की जरूरत है और ये इम्यूनिटी की जो पोजिशन है हर ट्रायल के बाद भी हमको मालूम पड़ पाएगी। क्या पता 1-2 महीने के बाद भी हम देखें इम्यूनिटी कुछ एंटीबॉडीज बनी नहीं है, तब क्या जवाब दोगे आप किसी को? तो आप जो कह रहे हो हड़बड़ी में गड़बड़ी करने की कोई जरूरत नहीं है। हमको वाकई में जो हमारी सरकार और डाटा मांग रही है, डाटा मांगने का सरकार को पूरा हक है, आईसीएमआर को पूरा हक है, क्योंकि जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते डॉक्टर से। तो डॉक्टर राहुल मैं आपके यहाँ रुक करूंगी, लेकिन डॉक्टर यश गुलाटी से मेरा अगला सवाल है। सर सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर राय साहब कर रहे थे, क्या वाकई आपको लगता है कि ये जो तमाम कंपनियां दावा कर रही है कि हमने वैक्सीन बना दीजिए, लेकिन पूरा ट्रायल अभी कई कंपनियों का नहीं हुआ है, उससे पहले ही वो ये कहा जा सकता है इमरजेंसी ट्रायल की अनुमति मांग रही हैं। फाइजर का हो गया है तो वो लगातार वैक्सीनेशन अभी दिया भी जा रहा है, लेकिन ऐसे में किसी भी कंपनी की तरफ से ये दावा नहीं किया गया कि हमारी तो इम्यूनिटी, जो हमारी दवाई है, जो हमारी वैक्सीन है, उससे इम्यूनिटी 2 साल तक तो रहेगी। ये दावा किसी का नहीं किया गया। 1 साल तक तो रहेगी, ये दावा किसी का नहीं किया गया। 6 महीने तक तो रहेगी। ये गारंटी कोई लेने को तैयार क्यों नहीं है डॉक्टर यश गुलाटी? देखिए ऐसा है कि गारंटी तो इस स्टेज पे कोई ले नहीं सकता है। अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में जाएं, जो वैक्सीनेशन के ट्रायल्स होते हैं वो दी जाती हैं, उसमें काफी ज्यादा समय लगता है, कई साल लगते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि डेस्परेट सिचुएशन डिमांड डेस्परेट मेजर्स, तो इसीलिए तो इसको इमरजेंसी अप्रूवल कह रहे हैं, इसको अप्रूवल थोड़ा कह रहे हैं, इमरजेंसी अप्रूवल कह रहे हैं। तो अब लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कोई मेजर साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट नहीं है और इफेक्टिव कितनी रहती है वो तो टाइम से पता लग जाएगा, कितने टाइम पे इफेक्ट रहती है। लेकिन इस चीज की अगर हमको ये अगर संभावना रहे कि साइड इफेक्ट ज्यादा सीरियस नहीं होंगे तो फिर अप्रूवल देने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर कंपनी कहती है कि नहीं साइड इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमने ट्रायल कर ली है, तो फिर मेरे ख्याल से इमरजेंसी अप्रूवल देने में कोई हर्ज नहीं है। ऐसी कैसी धीरे धीरे पता लग जाएगी, क्योंकि अगर हम उसी जगह पर बैठे रहेंगे कितने साल काम करेगी, फिर तो हमें कई साल वेट करनी पड़ेगी। तो अभी इस समय एज आई सेड कि ऐसी सिचुएशन है कि हम ये रेड टेपिज्म में नहीं पड़ सकते हैं, ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं कर सकते हैं। हमको इसको अप्रूवल देना चाहिए अगर ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, और फिर आगे आगे देखिए कैसा होता है। चलिए आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए इस पे, क्योंकि हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे। एक और छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रवाद का जो मुद्दा है वो भी बहुत ज्यादा अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि हर देश चाहता है कि वैक्सीन अगर बने तो सबसे पहले उनके देश में आ जाए। लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि बड़े देश अपने कब्जे में ज्यादा वैक्सीन करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर आपत्ति जताई है। एक सवाल यहाँ पर यह है डॉक्टर राहुल कि क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पर आपत्ति जताई है, क्या राष्ट्रहित मानवता पर भारी पड़ रहा है? क्या नैतिकता की बात करने वाले देश अब नैतिकता को कहीं ना कहीं साख पर रख चुके हैं या फिर दाव पे रख चुके हैं, कहा जा सकता है? नेहा जी बिल्कुल सही बात है। जो समृद्धशाली देश है वो अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इंक्लूड करके अपनी जनता को पहले बचाने की पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट है। आप खुद देखिए कि किस प्रकार से प्रेसिडेंट ट्रंप अपना इलेक्शन हार गया कोरोना के चलते हुए। वही हालत यूके में भी है। डॉक्टर गुलाटी बताएंगे कि यूके में भी कितना बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा है कि वैक्सीनेशन किसको लगेगी किसको नहीं लगेगी। इसी के अंतर्गत रहते हुए हमारे देश में भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम जी इसीलिए वो लोकल फॉर वोकल पे बैक कर रहे हैं कि किस प्रकार से कोवैक्सीन कि विश्व के उन लोगों तक भी पहुंचा पाए जो उतने समृद्धशाली नहीं है, जो शायद मॉडर्ना की $25 की वैक्सीन नहीं ले पाएंगे। अफ्रीका को जिस प्रकार से HIV की वैक्सीन
और HIV की मेडिसिन 1990 के दशक में हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने दिया था। शायद वही वाटरशेड मूवमेंट है जहाँ पे वापस सीरम इंस्टीट्यूट जैसे लोग और जैसी इंडस्ट्रीज, बायोटेक जैसी इंडस्ट्रीज वैक्सीन बना के पूरे अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में बांट पाएंगी, दे पाएंगी और लोगों की जान बचा पाएंगी। तो इसमें ये कहना कि नैतिकता हार गई है, शायद थोड़ा सा ओवर जेलसनेस होगी, क्योंकि हर आदमी, हर देश अपने लोगों को बचाने की भरसक प्रयास कर रहा है इस समय। और जिस प्रकार से यूरोप में, लेकिन सर इसके अंदर सवाल इस बात को लेकर भी है, जो अमीर देश है सर वो तो कोरोना वैक्सीन खरीद लेंगे चाहे वो किसी भी रेट पर मिले, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि जो गरीब देश है वहां तक वैक्सीन कैसे पहुंचेगी, वहां लोगों तक वैक्सीन कोरोना की कैसे पहुंचेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। डॉक्टर असित सवाल इस बात को लेकर है कि इस मसले पर संयुक्त राष्ट्र को भी क्या हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर कदम उठाने की जरूरत है? क्या? बिल्कुल किया है। उसमें there's a worldwide alliance which is known as the COVAX alliance, which is made up by the WHO. There is a Gavi, there is a CEPI, which is the Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, and Vaccine Alliance. These are 4 or 5 big top institutes which are coordinating for equitable acquisition and distribution of these vaccines all over the world to underdeveloped poor countries. 96 countries को WHO ने बोला है जो पुअर हैं और जो गरीब हैं उनको ये equitable distribution होना चाहिए। तो एक बहुत हाई लेवल पे काम हो रहा है। ये जो COVID-19 प्रिवेंशन ट्रायल नेटवर्क है जिसे COVPN कहते हैं, जिसमें कि HIV वाले, HPV वैक्सीन वाले और इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट्स के ग्रुप्स मिला के एक ग्रुप बनाया गया है which is called the COVPN. It is ensuring that the medicines are equitably distributed to all over the world. ये एक अच्छे लेवल पे काम चल रहा है। इसका पार्ट इंडिया भी है और मोदी साहब ने इसका एक एक्सपर्ट पैनल भी बनाया है which is part of that. एंड एक चीज जो मैं जरा करेक्शन करने चाह रहा था, फैक्ट चेक या फैक्ट करेक्शन कर लीजिए कि 2 क्लेम्स हैं अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ एफिकेसी। जो मॉडर्ना वाली वैक्सीन है उसमें दे हैव क्लेम्ड दैट द वैक्सीन एफिकेसी विल लास्ट एटलीस्ट 3 months। 3 months का क्लेम है। मॉडर्ना वैक्सीन जो अमेरिका वाली है उन्होंने कहा है कि वैक्सीन एटलीस्ट 3 months तो प्रोटेक्शन दे। ट्रायल में रिजल्ट्स आए हैं, आफ्टर 3 months द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज डिक्लाइन बट द वैल्यू स्टिल अबव द डिजायर्ड लेवल। सो बिकॉज 3 months तक ट्रायल ही हुआ है तो अभी वो 3 months क्लेम कर रहे हैं। सेकंड, आज ही December 10th को FDA ने एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट निकाला है 43 पेज का। उसमें दे हैव क्लेम्ड दैट द एफिकेसी विल लास्ट एटलीस्ट 2 months। तो जब 2 to 3 months हम अभी मान के चलें तो ये बहुत बड़ा एक ब्रेक होगा कोविड के ट्रांसमिशन में विच विल रिड्यूस द R वैल्यू टू लेस देन 1। तो जैसे हमारे पिछले इंटरव्यू में मैंने कहा था, जहाँ R वैल्यू लेस देन 1 गिरेगी वी डोंट नीड टू वैक्सीनेट होल ऑफ इंडिया। जहाँ R वैल्यू लेस देन 1 जाएगी बिकॉज 3 months तक या 2 months तक एफिकेसी बनी रहेगी वैक्सीन की, तो हमारा ट्रांसमिशन ऑटोमेटिकली वायरस का खत्म हो जाएगा और इसकी एपिडेमिक खत्म हो जाएगी। सो वी डोंट नीड टू वैक्सीनेट एवरीबडी एंड वी जस्ट नीड एन एफिकेसी ऑफ दिस वायरस एंड एंटी वैक्सीन फॉर एटलीस्ट से 3 months और 4 months। इसमें ही उसका ट्रांसमिशन में एकदम से रोकथाम हो जाएगी। ठीक है। हम राष्ट्रवाद का, क्योंकि हम मसले पर अभी फिलहाल बात कर रहे थे, भारत ने जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर असित ने कहा कि डॉक्टर यश, भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी दिखाई क्या और भूटान, मालदीव जैसे जो अपने पड़ोसी देश हैं या छोटे देश हैं यूं कहें, उनको वैक्सीन देने का वायदा करके अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या यही काम विकसित देशों के लिए एक सीख साबित नहीं होती, या फिर यूं कहें कि विकसित देशों को भी इस और कदम नहीं उठाना चाहिए क्या? डॉक्टर यश, चलिए लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर DR राय साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ जी बताइए। जी डॉक्टर DR राय साहब, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी मैं कर रही थी कि भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी दिखाई है, जिस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है कि भूटान, मालदीव जैसे जो छोटे और गरीब देश हैं, जहां बहुत पैसा नहीं है, बहुत धनी ये देश नहीं है, उनको वैक्सीन देने का वायदा भारत ने किया है और अपनी जिम्मेदारी निभाई है। क्या यही काम और तमाम जो विकसित देश है उनको नहीं करना चाहिए? क्या उनको भारत से सीख लेने की फिलहाल कितनी जरूरत आप समझते हैं? आपने नेहा जी बिल्कुल ठीक कहा, उनको आगे बढ़ के कहना चाहिए। वो तो संपन्न देश हैं, लेकिन आप देखिए जिस वक्त ये पैंडेमिक महामारी चालू हुई उस वक्त हाइड्रोक्लोरोक्विन की डेफिशिएंसी थी, वर्ल्ड के अंदर बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी फार्मा कंपनी से कहा कि अपने देश के लिए जितनी दवाई की जरूरत है उसको रिजर्व करके 24 आवर आप काम कीजिए और पड़ोसी देशों को दीजिए।
हम लोगों ने, भारत ने, इवन कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा वगैरह सबको दवाई दी। इसी तरह से आपको ये पता होगा कि हमारा देश हिंदुस्तान 60 to 70% प्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन इन द वर्ल्ड करता है और वर्ल्ड को ही सप्लाई 60% हिंदुस्तान से होती है। हमारी जो कंपनीज है, सीरम इंस्टीट्यूट है, जेडिला काइडर की है और बायोटेक हैदराबाद वाली है, वो इतनी संपन्न है। और वो उन लोगों ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि हमने नजदीक वाले जो पुअर लोग हैं उनको भी देंगे और दूसरों को भी देंगे। आपका कहना बिल्कुल सही है कि संपन्न देशों को आगे आना चाहिए, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, संपन्न दोष एक व्यक्ति के लिए 5-5 डोज को प्रिजर्व करने में लग गया है, जो कि इंसानियत के खिलाफ है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और देखिए एक चीज और, अभी अमेरिका के बारे में पढ़ रहा था कि बिडेन साहब ने बोला कि मेरे 100 डेज के एजेंडा के अंदर मैं 100 मिलियन पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा दूंगा, लेकिन उनको उस लगाने के बाद 100 डेज तक मास्क भी पहनना पड़ेगा। भाई आज सबसे बड़ी चीज तो मास्क की आ गई है। ये इसके ऊपर अभी बहुत ट्रायल्स आएंगी, बहुत डाटा आएगा, हमारे पास डाटा बिल्कुल नहीं है। अभी जैसे कर्नल साहब कह रहे थे कि एक कंपनी कहती है कि मेरी इम्यूनिटी 2 महीने रहेगी, एक कंपनी कहती है 3 महीने रहेगी। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत होता हूँ कि हमें हो सकता है पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना भी ना पड़े, क्योंकि जो चेन तोड़ने के लिए इसकी ये चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हमें कंप्लीट डाटा चाहिए, और अगर 1 महीने की इम्यूनिटी मिलती है तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। वो हो सकता है उसके बाद अपने आप खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी मैं कहूंगा इसके ऊपर बहुत ट्रायल की जरूरत है। और अगर ICMR ने, हमारी सरकार ने उनसे कहा कि हमें और डाटा चाहिए, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, क्योंकि हमारे देश के अंदर गरीबी, पॉवर्टी लाइन से नीचे के लोग बहुत है। उनको कितना इत्तेफाक रखते हैं डॉक्टर असित आप DRI साहब की बातों से, क्योंकि इनका कहना है कि भले ही अभी 1 महीना रुकना पड़े, 1.5 महीना रुकना पड़े, 2 महीना रुकना पड़े, लेकिन बिना पूरा डाटा इकट्ठा किए अभी आपको अनुमति नहीं देनी चाहिए। जिस बात को लगातार सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी कह रही है कि कहीं ना कहीं अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो अनुमति है वो अभी नहीं मिलनी चाहिए जब तक पूरा डेटा नहीं आता सामने। देखिए, डेटा एंड टाइमलाइन हैज टू बी कंप्रेस्ड। जो बात बार बार हो रही है कि 10 से 15 साल में वैक्सीन बनती है, वो हमें 10 से 15 महीने में अब करनी है। तो जो डेटा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का आता है, दवा बनती है, तो शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स तो ट्रायल में पता चल जाते हैं। जैसे एनाफिलैक्सिस हुआ, मसल पेन हुआ, माइल्जिया हुआ, फीवर हुआ, उसका डेटा हमारे पास सब है, कितने % में उसको वैक्सीन लगाने से मसल पे पेन होता है, बदन दर्द होता है, बुखार सा आता है, हरारत आती है। दैट इज उस डेटा के बाद ही मिलता है। बट सेकंड होता है कि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स क्या चीज होती है? देयर इज नो डेफिनेशन फॉर लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट 25 साल बाद आता है। तो आप कब तक वेट करेंगे? अगर हम 6 महीने वेट करके फिर लगाएं और तब तक सेकंड वेव इंडिया में आ गई, थर्ड वेव इंडिया आ गई, तो उस टाइम कहा जाएगा पलट के कि पहले क्यों नहीं लगाई, आपने लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स का वेट क्यों किया। अब 6 महीने वेट करने के बाद लगाएं और तब साइड इफेक्ट को कहे जी 1 साल क्यों नहीं वेट किया। तो देयर इज नो एंड लाइन। यू हैव टू यूज अ कॉमन सेंस कि साइड इफेक्ट्स आ गए, शॉर्ट टर्म ही प्रोटेक्शन शायद हमें चाहिए, सारी पॉपुलेशन को करना नहीं है। तो हम कम से कम हाई रिस्क प्रोफेशनल्स लाइक हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटेशन वर्कर्स, टीचर्स एंड कॉलेज एजुकेशनिस्ट और सैनिटेशन वर्कर्स को करके इनमें करने में 2-3 महीने तो वैसे ही लग जाएंगे। तो शॉर्ट टर्म के साथ साथ थोड़ा बहुत लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी पता चल जाएगा। उससे आइदर वी एक्सपैंड द प्रोग्राम और वी स्टॉप द प्रोग्राम। सो ऑन वन हैंड वी एज डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स आर इन द हाई रिस्क टू गेट कोविड, वी आर आल्सो इन द हाई रिस्क टू गेट द साइड इफेक्ट्स ऑफ कोविड वैक्सीन। बट कहीं ना कहीं somebody has to commit this ना। ठीक है डॉक्टर राहुल, एक सवाल बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि वैक्सीन से जुड़ा एक मसला है बौद्धिक संपदा का। भारत और कुछ अफ्रीकी जो देशों का कहना है कि बौद्धिक संपदा कानून को वैश्विक स्तर पर कुछ समय के लिए ढील दे दी जानी चाहिए, जिससे कि विकासशील देशों को वैक्सीन, दवाएं और वैक्सीन टेक्नोलॉजी कम मूल्य पर कम से कम मिल सके। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या वाकई आपको लगता है कैसा होना चाहिए? और ऐसा हो भी रहा है। आप देखिए, अगर वो चाइना हो या इंडिया हो या रशिया हो, रशिया ने जो स्पुतनिक वैक्सीन है उसकी 10 मिलियन डोजेस डॉक्टर रेड्डीज को इंडिया में बनाने के लिए दी है। उसी प्रकार से एस्ट्राजेनेका की जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है वो सीरम इंस्टीट्यूट में बन रही है, और वो सीरम इंस्टीट्यूट में सिर्फ यूरोप के लिए नहीं बन रही। एस्ट्राजेनेका के माध्यम से वो $2 से $3 की जो वैक्सीन बन रही है वो पूरे विश्व के लिए बन रही है। तो इस समय जो कानून पे ढिलाई दी गई है, पैंडेमिक पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे मानव सृष्टि, मानव रचना के लिए, मानव के लिए,
मद्देनजर रखते हुए बाउंड्रीज आज धूलमिल हो चुकी है और सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, भले ही वो मॉडर्ना वैक्सीन हो, भले ही वो फाइजर की वैक्सीन हो या भले ही वो कोई और वैक्सीन हो। चाइना की डिप्लोमेसी भी इस समय बहुत ज्यादा तेजी से चल रही है, जो यूएई में और मिडिल ईस्ट में बहुत सारे कंट्रीज में वैक्सीन बांट रहा है और उसकी टेक्नोलॉजी बांट रहा है कि आगे चल के ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगा के अपनी इकोनॉमी को खोल पाए। तो इस समय हम कॉशन की जरूरत है, बट हम कॉशियस होते होते इस रेल को बाध्य नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते कि रोज हमारे देश में भी 500 से ज्यादा लोग मर रहे हैं, उनको बचाना आवश्यक है और 500 लोगों पे 1000 से 1500 लोग रोज अस्पताल में भर्ती होकर इकोनॉमी लॉस झेल रहे हैं, उनको भी बचाना आवश्यक है। इसलिए डेटा जरूरत है, लोकल वैक्सीन का डेटा होना जरूरी है। बिल्कुल डेटा होना जरूरी है। वैक्सीन का डेटा आ चुका है, जैसे डेटा आ चुका है जैसे फाइजर जैसी वैक्सीन का, उसमें वेट करके हम कुछ हासिल नहीं करेंगे। अगर हम लेकिन फाइजर की सर आप बात कर रहे हैं, एक बहुत अहम और सवाल यहाँ पर डॉक्टर असद मेरा आपसे है कि फाइजर की अभी डॉक्टर राहुल ने बात की, फाइजर को भारत में लाना और भारत में लोगों तक पहुंचाना, सर ये कितनी बड़ी चुनौती है भारत सरकार के लिए, क्योंकि वो -70 डिग्री टेम्परेचर में रहती हैं जहां तक मैं गलत नहीं हूं तो ऐसे में उस टेम्परेचर को मेंटेन करना और वहां पर टीके को रखना या फिर यूं करें कि वैक्सीनेशन देना लोगों को, ये कितना बड़ा चुनौती, कितनी बड़ी चुनौती है सरकार के लिए? बड़ी चुनौती है, दिस इज नियर इम्पॉसिबल एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वाली है कोविशील्ड या भारत बायोटेक वाली जो कोवैक्स, those who don't require sub-zero temperatures, they are likely to be approved much before Pfizer's या BioNTech की जो है which requires -20 to -70, because healthcare infrastructure इंडिया का अभी इतना है ही नहीं कि ना वो इसको बना पाए, ना इसको स्टोर कर पाए, ना ट्रांसपोर्ट कर पाए और ना वो स्मॉल हॉस्पिटल्स में मुझे लगता है भारत के लिए, क्योंकि एक आप बड़े महानगरों में भले ही कोल्ड स्टोरेज टाइप का बना दे, लेकिन आप गांव तक कैसे पहुंचाएंगे, आप जिलों तक कैसे पहुंचाएंगे? जी डॉक्टर राहुल। ना नेहा जी एक बात समझिए, जो हेल्थ केयर वर्कर है वहां तक ये वैक्सीन लगाई जा सकती है। आज सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर, 600 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर की जान जा चुकी है और ऐसा ये जान जानी रुकी नहीं है, ये रेगुलर बेसिस पे जान जा रही है। तो अगर हम -71 की बात करें, दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, सब जगह पे ब्लड बैंक में -80 डिग्री के रेफ्रिजरेटर है। डॉक्टर आसिफ के अस्पताल में होगा, नोएडा में होगा, डॉक्टर गुलाटी के पास होगा, वहां पे हेल्थ केयर वर्कर को फाइजर की वैक्सीन दी है। हमारे को मिक्स एंड मैच करके वैक्सीन देनी पड़ेगी। 2 से 8 डिग्री वाली जो वैक्सीन है वो लास्ट माइल तक जाएगी और जो -70 वाली है वो बड़े शहरों में हेल्थ केयर वर्कर को लगाना आवश्यक है। कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है। चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। दरअसल आज हमने बात कोरोना वैक्सीन की क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लॉन्च करने की जिस तरह से होड़ मची हुई है, उसके अंदर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या फिर खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जाहिर तौर पर अब ये भी कहा जा रहा है कि जब तक पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे सरकार के पास, तब तक ये कहा जा सकता है कि DCGI की तरफ से कोई मंजूरी नहीं दी जाएगी, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट आने के बाद ही इस पर मुहर लगाई जाएगी। ऐसे में जाहिर तौर पर ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक भारत में कोरोना की वैक्सीन बनती है और लॉन्च की जाती है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या भारत फाइजर वैक्सीन जो है वो भारत में मंगवाता है या फिर नहीं। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।